तो जी सो फार हमने कल अपना अच्छा खासा टाइम जो इन्वेस्ट किया वो इस पे किया था कि भाई अगर एक मॉक आया हुआ है जिसमें कोई अनयूजुअल सिचुएशन आती हैं तो उसको हैंडल कैसे करना है। और दूसरी चीज़ ये भी सीखी हमने कि यार आप अगर जितना भी रट्टा लगा के चले जाएं, जितने सवाल याद करके चले जाएं, वो हमेशा कुछ नया पूछेगा। तो इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द राइट क्वेश्चन इन द राइट मैनर, आपके लिए जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट रखें, क्योंकि यस और इंटरनल कंट्रोल्स की भी जो कि अभी हमें सीखना है। तो कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू डोंट हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आप सही तरीके से रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली और डेफिनेटली वो चीज़ मिस हो जाएगी और आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखें, अगर एक बच्चे को पता ही नहीं है, एक बंदे को ऑडिट करते हुए पता ही नहीं है कि आई नीड टू लुक एट डिसमेंटलिंग थिंग, तो वो उसको ऑडिट भी नहीं करेगा, उस पर फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमने सीखा था। अच्छा भाई, होमवर्क में 5 पेपर के सवाल थे वो हो गए थे, मॉक में कुछ गलतियां निकल गई, तो चलो अच्छी बात है। इसमें खुश होने वाली बात है कि अगर 5 पेपर हो जाते हैं तो वो सही है, और अगर जो हमारे सवाल है वो नहीं हो रहे तो इसमें आपको दुख की बात नहीं है, वो सीखने के लिए है। सही है, चलें ओके। अब एक चीज़ रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं। वो रिकॉल करना है क्या? हमने ये कहा कि भाई जब शुरुआत की थी हमने, तो हमने ये कहा था कि हमने ये सीखा था कि आपने बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट ये मेक श्योर करना है कि आप अंडरस्टैंडिंग ले लें एंटिटी की, एनवायरनमेंट की और इंटरनल। इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग से आपको एक चीज आइडेंटिफाई होगी जो कि है रिस्क। और मैंने आपको मल्टीपल तरीकों से प्रूव भी किया था कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आपको समझ नहीं आएगा। आगे सुनते हैं। एंटिटी समझ आता है, एनवायरनमेंट समझ आता है, एंटिटी ऑपरेशंस क्या करती है, एनवायरनमेंट के जो रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी पे आके हिट हो रहे हैं, उसका इस कंपनी से क्या ताल्लुक है। तो जब ये समझोगे तो आपको समझ आएगा मसला कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये बात समझ आती है। आगे सुनते हैं। मैंने कहा आपने आज से ये नहीं पूछा कि सर ये जो मैं एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लूंगा या इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे लूंगा। देखो, दो अलग अलग बातें हैं। अब मेरी बातों पे बड़ा फोकस करना है क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा बुक से भी कनेक्ट करना है और फिर नई चीज़ें भी सिखानी है। मैं आपको बोलूँ रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होता है, आप बोलेंगे थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल। ये बात हमने सीखी हुई है पिछली क्लासेस, तो आज भी वही पे हूँ मैं, यही कह रहा हूँ मैं। फिर मैंने कहा सही है भाई, ये तो समझ आ गया कि रिस्क असेस करना है, आइडेंटिफाई करना है इन तीनों चीज़ों को समझ के। पर मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप इन तीनों चीज़ों को समझोगे कैसे। ये अभी अभी वही आ रहे हैं, वही देखो नीचे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके। तो ये इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए कि बच्चा बस में मिक्स हो जाता है कि यार बुक में लिखा हुआ क्या है, मुझे समझ क्या आ रहा है, तो उसको कनेक्ट करते हैं। मैंने कहा बेसिक बेसिक लेके चलते हैं। मैं आपसे बोलूँ रिस्क असेसमेंट करनी है तो रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करूँ, आपने कहा अंडरस्टैंडिंग लेके, एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल। तो मैंने कहा मैं इन तीनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहूं तो मैं कैसे अंडरस्टैंडिंग लूं, तो आप बोलेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके। यानी मैं कुछ इक़्तिदामात करूंगा जो करके मुझे समझ आएगी ये तीन चीजें। मैंने कहा वो चीजें हैं क्या? उसने बोला कि भाई आप इंक्वायरी करें। अच्छा, सीएफओ की, सीईओ की, दोस्त चार विद गवर्नेंस की, इन लोगों से जब बात कर रहे होगे तो तुम्हें पता लगेगा फैक्टर्स। जो तुम्हें सवाल में चीजें लिखी हुई मिलती है ना, वो इंक्वायरी से निकल के आती हैं। कि आप सीएफओ से बात कर रहे हो, तो एग्जांपल दे रहा हूं, सीएफओ से बात कर रहे हो, सीएफओ ने आपने बोला यार योर सेल्स हैज बीन इंक्रीज, क्या मसला है? तो बोलेगा यार वो कॉम्पिटिटर आ गया ना। तो बोलेगा, आप तो बोलोगे भाईजान क्या हो गया, कॉम्पिटिटर आ गया तो सेल इंक्रीज की बजाय। तो वो इंक्रीज जो हो रहा है वो आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखा, और जो कंपटीशन का बता रहा है वो सीएफओ बता रहा है। एग्रीड है? अच्छा, एक और चीज, आप किसी बैंक का ऑडिट कर रहे हैं और बैंक के ऑडिट के अंदर आपने देखा एनवायरनमेंट के अंदर ऑब्जर्व किया कि फ्लड आया है, तो ऑब्जर्व न्यूज भी की होगी या एनवायरनमेंट देखा होगा आपने, तो ऑब्जर्वेशन है ना। तो देखो तीसरी चीज क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेशन से भी आपको इन तीनों चीजों का, एनवायरनमेंट का पता लगता है। ऐसा है? अब एक और चीज, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि हम वेयर हाउस में गए थे, हमने देखा था कैमरे का जो फेस है वो दीवार की तरफ है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया था? क्या इस ऑब्जर्वेशन से आपको इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग आई थी? तो उससे आपका रिस्क आ गया था। तो मैं कह रहा हूं इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिर्फ उसको कनेक्ट करना है।
मैं अगेन कह रहा हूँ, पहली क्लास में मैं ये बता रहा हूँ तो आप बोलते पता नहीं क्या किससे कनेक्ट हो रहा है, पर आपको एक चीज पीछे बैकग्राउंड फ्रेमवर्क पता है कि यार हमने कहानी सुनी हुई है, मैंने भाई जाके इंस्पेक्ट किया था, मैंने ऑब्जर्व किया था, अच्छा मैंने जाके देखा यार कुछ माल जो है ना वो खराब है और वो मिक्स हुआ हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, तो ये भी तो ऑब्जर्वेशन है ना कि वो लोग जो एक्सपायर्ड स्टॉक है और जो रेगुलर स्टॉक है उसको अलग अलग, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एनआरवी। ये हो सकता है कि उसमें जैसा माल हो जो कि ऑब्वियसली एनआरवी पे बुक ना हुआ, पर आपको ये समझ किसकी आई? इंटरनल कंट्रोल की। कैसे समझ आई? ऑब्जर्व करके। मैं यही कह रहा हूँ, कुछ बातें इंक्वायरी करके पता लगती है, इंक्वायरी कर रहे होते हो, बात कर रहे होते हो, कुछ चीजें समझ आती हैं, वो यही कह रहा है। अब बोलते हैं इंक्वायरी किस किस की करोगे? हर उस बंदे की जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसी लाइन आइटम की नॉलेज है। अगर मुझे लेट से इन्वेंट्री मैनेजमेंट समझनी है तो मैं इन्वेंट्री लीड के पास जाऊंगा, वेयर हाउस मैनेजर के पास जाऊंगा, वो मुझे बताएगा। अच्छा मैं सेल्स बंदे के पास जाऊंगा, उसके पास ये नॉलेज नहीं होगी। अच्छा एक और चीज, मैंने क्रेडिट डिपार्टमेंट के पास गया, मैं बंदे के पास, मैंने कहा व्हाट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्स डू यू प्लेस, या क्या इक़्तिदामात होते हैं आपके कि मेक श्योर हो जाए कि आपका रिसीवेबल बैड ना हो, आपका रिसीवेबल बैड, ये मैंने क्या की? इंक्वायरी। तो उससे मुझे कुछ रिस्क निकल के नजर आएंगे, तो वो भी तो मैं कंट्रोल समझ रहा हूं ना। बात समझ आ रही है? तो मैं कंट्रोल। अच्छा फॉर एग्जांपल एक और चीज़, हम ये कह रहे हैं कि एंटिटी क्या क्या बिजनेस करती है, किस किस बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो क्या मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख सकता हूँ? तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? ऑब्जर्व या इंस्पेक्ट? इंस्पेक्ट। वो भी तो यही कह रहा है कि भाई इंस्पेक्ट करो, इंक्वायरी करो, ऑब्जर्व करो, पर दिस थ्योरी इज नॉट गोइंग टू अपीयर इन योर एग्जामिनेशन। हाँ मैक्सिमम वो थ्योरी को थोड़ा सा प्रैक्टिकल का टच देके बोल सकता है, बताओ कि ये जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिख रही है ये तुम्हें कैसे पता लगी होगी। जैसे कि आपके रिसीवेबल बैड डेट ना हो तो उस पर क्या इक़्तिदामात होते हैं, तो वो बोलेगा कि भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम पहले उधार पे देने से पहले क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं। क्रेडिट लिमिट, तो आप बोलेंगे ये जो कंट्रोल उसने बताया है ये कैसे पता लगा? इंक्वायरी से पता लगा होगा। तो दिस वुड हैव बीन अंडरस्टूड बाय वे ऑफ इंक्वायरी। तो ये फजूल सवाल तुम सोचो पूछेगा भी कैसे यार, ये बिल्कुल प्योर थ्योरी है। मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि अगर वो पूछ ले कि भाई आपने जो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं, यानी रिस्क असेस कैसे किया जाता है? अंडरस्टैंडिंग से। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे ली जाती है? जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। यानी समझने के लिए इंक्वायरी करूंगा, समझने के लिए ऑब्जर्व करूंगा, समझने के लिए इंस्पेक्ट करूंगा। पहले बताओ यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा ओके, अगर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम की इंफॉर्मेशन हो तो उससे भी, मैंने कहा हर उस बंदे से जिसको तुम्हें लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी लाइन आइटम की नॉलेज होगी, उससे आप इंक्वायरी करेंगे। और आपकी बुक के अंदर इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो मैं कह रहा हूं उसको एक रीड दे देना, उसको रीड कर लेना। बात समझ आती है? सिर्फ समझाने के लिए कि इफ यू आर रीडिंग अ बुक और मे बी स्टडी टेक्स्ट, तो आपको समझ आना चाहिए कि चल क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। तो अगेन आज मैं यहां पे रुक के आपको पूछूं, अच्छा इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, ये देख लेते हैं। ऑब्जर्व का मतलब ये कि यार मैं सिर्फ देख रहा हूं कि कैमरे का फेस उस तरफ है, एग्रीड। इंस्पेक्शन का क्या मतलब है? मैं जाके ऑल टुगेदर मैंने कैमरा जाके देखा, उसमें देखा कि भाई वो चल रहा है नहीं चल रहा, एक्सेस कर लिया उसको, ये सारी चीजें, इसको इंस्पेक्शन कहते हैं। एक चीज मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, समझते हैं इसको। मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे को सिखाया भी था पहले। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार जो माल आए जा रहा है पाइलअप हुए जा रहा है, माल आया पाइलअप हुए जा रहा है। मैंने क्या पूछा? इंक्वायरी की थी ना, मैंने कहा बताओ व्हेन यू गाइस रिकॉर्ड दिस इन्वेंट्री दैट हैज बीन रिसीव्ड, उसने बोला विद इन 1 or 2 वीक। मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई, विद इन 1 or 2 वीक? तो पहले ये मुझे दोनों चीजें कैसे पता लग रही हैं? पहले ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी। तो क्या ये रिस्क एलिवेट हो गया? तो मैं तो यही समझ रहा हूं ना, मैं तो यही समझ रहा हूं ना कि मुझे इंटरनल कंट्रोल की समझ आई कैसे? जब मैंने ऑब्जर्व किया और फिर इंक्वायरी की तो मुझे इंटरनल कंट्रोल समझ आ गया। वो भी तो यही कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग लो इंटरनल कंट्रोल की। कैसे? इंक्वायरी करके और ऑब्जर्व करके। अच्छा अब मुझे देखना है कि क्या वो इन्वेंट्री खराब तो नहीं है, तो मैंने डब्बा खोला, देखा, इंस्पेक्ट कर लिया, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट देख ली, वो क्या कर रहा हूं? इंस्पेक्ट कर रहा हूं। दोनों में फर्क है। क्लियर है? आप जल्दी बताओ तो बात समझ आती है। ओके अब आगे प्लीज प्लीज। हाँ भाई क्या वो कह रहा है सही कि ऑब्जर्वेशन के बाद इंस्पेक्शन भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक और चीज मैंने आपको ये सिखाया था
कि मैंने इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स को रीड किया था। उस रीड करने को इंस्पेक्शन कहते हैं। अच्छा, इंटरनल ऑडिट ने ये रिपोर्ट में पब्लिश किया हुआ है अपनी, मैं फिर बता रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया हुआ है, क्योंकि वो तो सालों साल कंपनी में बैठे हुए हैं, वो एक एरिया को पकड़ते हैं, ऑडिट करते हैं, ताकि ये देख सकें, ताकि ये मेक श्योर कर सकें कि कंपनी में कोई गलती ना हो। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये पब्लिश किया हुआ था, जो कि दोस्त चावित गवर्नेंस को एड्रेस थी। उसमें इंटरनल ऑडिट वालों ने ये लिखा हुआ था कि ये जो कंपनी है ये पीपी अपना डिलेड कैपिटलाइज करती है। क्या करती है? तो ये रिस्क आपको कैसे समझ आया इंस्पेक्ट करके? क्या इंस्पेक्ट किया आपने? इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स को। अच्छा, डायरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं कि अच्छा मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे, उसके अंदर ये लिखा हुआ था डायरेक्टर्स क्वार्टरली मिलते हैं पब्लिक कंपनी के। हमने बोला भाई ये काम करें, डायरेक्टर्स की जो भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो मुझे दे दें। उसने बोला क्यों चाहिए? उसने बोला भाई ऑडिट करना है। तो बोला ऑडिट क्या होता है? ऑडिट तो फाइनेंशियल्स का होता है। तो आप बोलोगे रिस्क असेस करना है, इंस्पेक्शन करनी है। आप बोले भाई आप ये साइड में रखें, हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन हम मांगेंगे आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज ऑडिट हो नहीं सकता। तो उसने हमें वो दिया मिनट्स ऑफ द मीटिंग, हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड की, उसमें डायरेक्टर्स बात कर रहे थे। वन ऑफ द डायरेक्टर ने कंसर्न रेज किया कि वी डोंट हैव अ फाइनेंस टू रीपे अ सप्लायर। मुझे पहले बताओ, पहले सुनना, वी डोंट हैव अ फाइनेंस टू रीपे अ सप्लायर एंड वी आर लुकिंग टू ऑब्टेन अ लोन। अच्छा, एंड वी आर हैविंग अ नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, गोइंग कंसर्न का रिस्क है। तो ये कहां से पता लगा? इंस्पेक्ट किया इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट। अच्छा, फिर अब सुनना, जो मैंने इंस्पेक्ट किया, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग इंस्पेक्ट किए, उससे एक रिस्क निकल के आया। तो ये मैं ऑपरेशंस को समझ रहा हूँ ना, एंटिटी को समझ रहा हूँ। पहले बताओ बात समझ आ रही है? अब आगे सुने, इसके अलावा भी चीज़ें हैं। हमने कहा जब ये समझा तो मैंने क्या किया, अब मैंने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाए। क्या किए? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्लाई किए एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मैं बताता हूं क्या होता है ये। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना। मैं आपको बातों बातों में ये सिखा भी चुका हूं, आज प्रूव भी करूंगा, सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए। सुनते हैं वापस से। मैंने कहा आप रिस्क असेस कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल। मैंने कहा इन तीनों चीजों को समझा कैसे जाएगा? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल। इंक्वायरी कर रहा हूँगा, इंस्पेक्शन कर रहा हूँगा, ऑब्जर्व कर रहा हूँगा, ये सारी चीजें मुझे एक समझ दे रही होंगी, एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, जिससे मुझे क्या मिल जाएंगे? रिस्क। पर अब हम चौथी चौरंगी पे आ चुके हैं, जिसका नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर। ये भी मैं सिखा चुका हूं, इसको आज हल्का सा एक टच दूंगा कि हमने कैसे कवर किया इसको, क्योंकि जो बच्चे कह रहे थे ना किस चैप्टर के ऊपर है, हम आज बताता हूं पहला चैप्टर खत्म होने पे, जो रिस्क असेसमेंट है। और रिस्क असेसमेंट का जो पहला चैप्टर है आपका, उसमें था ही क्या? यही अंडरस्टैंडिंग और ये वाली चार बातें। पर क्या मैंने सिर्फ ये चार बातें पढ़ाई हैं या उसको अप्लाई करना सिखाया है? वही बात है, वही बात है। अब सुने आगे उसको। अब मैं दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं, एनालिटिकल। और मजे की बात यह है कि इस एनालिटिकल प्रोसीजर्स के चैप्टर को भी मैं तकरीबन सिखा चुका हूं, क्योंकि मैंने क्या था, मेरी नजर में 60% इज अ रिस्क। आप पहले उस एरिया को कवर करें, बाकी आगे लेके जाएंगे। अब सुनिएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब यह है, प्लीज सुनना, एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब यह है कि आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके भी रिस्क निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिस्क निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ था, एक एक करके देखते हैं। आपने ऑब्जर्व किया था कि कंपटीशन आ गया है, न्यूज आई थी कि नया प्रोडक्ट आ गया है, ऐसा ही है। आपने फिर पिछले साल की सेल को इस साल की सेल से कंपेयर किया था, और आपने क्या लिखा था? सेल्स इंक्रीज हो गई है कॉम्पिटिटर के आने के बावजूद, देयर इज अ रिस्क ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये एनालाइज किया था। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस डेफिनेशन का टच देते हैं समझने के लिए। क्या मैं ये कर रहा हूं कि मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर रहा हूं? यही कर रहा हूं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल इज अ कॉम्पिटिटर अराइवल। यस, एनवायरमेंट से। देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर ये रहा हूं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को
नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं प्लॉजिबल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? अच्छा, प्लॉजिबल रिलेशनशिप का मतलब है हालात वाकया जिस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्या वैसा एफएस में दिख रहा है? रिलेशनशिप शुड बी प्लॉजिबल, मैच होना चाहिए। प्लॉजिबल का मतलब है मैचिंग, क्या वो मैच होता हुआ दिखता है? अच्छा, आप कहते हैं कंपटीशन आ गया और रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, दिस इज द प्लॉजिबल रिलेशनशिप कि यस भाई कंपटीशन आया, रेवेन्यू नीचे जाना चाहिए, पर उसका कॉन्ट्ररी हो रहा है, तो आपका रिस्क है। तो वो यही तो कह रहा है कि एनालाइज करो। ओ भाई, ये मैंने रट्टा थोड़ी ना लगवाया, मैंने अप्लाई करना सिखाया, मैंने बोला भाई कंपटीशन आ रहा है और आपका रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, तो आपने किया क्या था? ये बेसिकली ऑब्जर्व करके एनवायरनमेंट में देखा और फिर आपने कहा कि ऑल टुगेदर मेरा रेवेन्यू इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो क्या हम ये सेफली कह सकते हैं कि हमने अभी ये किया कि मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर किया है? चलो एक एक करके और एग्जांपल दूंगा, फिर आगे बात करेंगे। पहले बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन? सिंपल बात है, हमने यहां तक कर लिया और ऑल टुगेदर हम ये कनेक्ट करते जा रहे हैं थ्योरेटिकल को। सही है जी, वो जो आपकी मस्ती है ना कि सर बुक से कहां से आएगा, वो ये रहा। आज हम देखो, इट इज यूजलेस कि मैं पहले करा दूं, समझ लो, अप्लाई कर लो, ये करवा रहा हूं मैं। क्लियर है? अच्छा, आप प्लीज फोकस, इधर इधर प्लीज फोकस, बड़ी अहम चीज चलनी है आज इधर। अब एक और चीज, आपने देखा कि एक कंपनी है जिसका आप ऑडिट करने गए हो, आपने पहले उसके ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग ली थी, उसमें लिखा हुआ दिखा आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स में इंस्पेक्ट किया आपने कि वी हैव ओपनड 55 मोर ब्रांचेस, 55, और आपको रेंट एक्सपेंस कम होता हुआ दिख रहा है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस, अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस। तो मुझे एक बात बताओ, जब अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस है तो क्या आप ये अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस ऐसे ही कह रहे हो या एनालाइज करके? अच्छा, अब आप टेक्निकली अभी भी यही किया जा रहा है कि एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंपेयर किया जा रहा है। अच्छा, आप एचआर हेड के पास गए, आपने उससे पूछा कि यार व्हाट हैज हैपेंड इन द पेरोल दिस ईयर, पेरोल मतलब जो सैलरीज होती हैं। अच्छा, तो उसने बोला यू नो वी हैव हायर्ड 800 पीपल इन दिस ईयर, मैं दैट मीन्स कि योर पेरोल वुड हैव बीन इंक्रीज। इफ आई एम लुकिंग एट द पेरोल, वो पेरोल डिक्रीज हो रहा है, रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेरोल एक्सपेंस। तो भाई ये कोई याद करने की चीज थोड़ी ना, इसको तो अप्लाई करो कि फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर करो, कोलैबोरेट करो कि प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनते हैं नहीं बनते। अब एक के बाद एक चीज फेंकता हूं, आप बताएंगे। सिग्निफिकेंट कैपिटलाइजेशन हुई है पीपी में और डेप्रिसिएशन कम है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अंडर स्टेटमेंट ऑफ। और ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, ये आपकी सोच है, मैं सवाल में किस तरीके से टेस्ट करूंगा। फिर ये मत कहना कि मैं यहां पहुंच नहीं पाया, क्योंकि एग्जामिनर पहुंचे ना पहुंचे हमें पता है, सही है ना। मैंने ये सवालों में डाल दी हैं चीजें, मैं एक एक चीज न्यू बनाते भी जाऊंगा, क्योंकि मैं ये कैसे बातें बता रहा हूँ ये भी सुन लो। मैं जब ऑडिट करता हूँ ना, तो जो मेरे जितने भी ट्रेनीज हैं या जो लोग काम कर रहे होते हैं, उस पर होता ही है कि वो पीपी का ऑडिट करके आते हैं मेरे पास, और वो कहते हैं कि सर देखें एक पीपी खरीदा और कैपिटलाइज हो गया। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इतना सारा पीपी कैपिटलाइज हुआ है तो डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड माई एक्सपेक्टेशन, दिस इज कॉल्ड आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, हो क्या रहा है। अगर ये दोनों सेंस बनाते हैं तो रिस्क नहीं है, अगर सेंस नहीं बनाते तो रिस्क है। अब आगे सुनिएगा, मैंने उसको बोला एक काम कर, मैं तेरे को ऑडिट एनालाइज करना सिखाता हूँ, होता क्या है। मैंने उसको बोला खोल कैपिटलाइजेशन किस दिन पे हुई है, 80% ऑफ द एसेट्स वर कैपिटलाइज ऑन 28 दिसंबर 28। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन को अवॉइड करने के लिए डिलेड कैपिटलाइजेशन हुई है, डिलेड। अब सुनना, अब वो बच्चा भी वो टेंशन में आ गया है, तो सबने पकड़ ली ये बात। तो मैंने कहा तुमने क्यों नहीं देखा? उसने बोला सर मतलब ये तो एक रिस्क असेसमेंट है, ये तो आपको आती है। मैंने कहा आपको क्या आती है, सबको आनी चाहिए। आप देखें, आपका दिमाग नहीं चल रहा है कि इतनी सिग्निफिकेंट कैपिटलाइजेशन है, ये मेक श्योर करो। अब ऐसा नहीं कि तुम हर जगह लिखते रहो, ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर से बता रहा हूँ, तुम्हें बुक में नहीं मिलेगी कई चीज़ें, वो जो हुआ है कल वो तुम्हें बता रहा हूँ। अब आगे सुने एक और चीज़, वो फिर मुझे सवाल क्या कर रहा है कि सर यार ये तो मजे की चीज़ है, आपने ये तो पकड़ लिया कि भाई ये तो डिलेड कैपिटलाइजेशन, इसका डेप्रिसिएशन तो अच्छा खासा आएगा। तो बोल रहा है सर एक और बात बताना, उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, फिर ऑडिट कैसे करें। मैंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, जब कंपनी के अंदर कोई भी एसेट एंटर होता है ना, तो गुड रिसीव्ड नोट बनता है, GRN।
तो वो साइन करा के जाता ना सामने वाला कि मैंने डिलीवर कर दिया। मैंने कहा इनको बोल इन सारे एसेट्स की जीआरएन दे दे, तो क्या आपको रिसीट डेट पता लग जाएगी? व्हेन द एक्चुअली इज एसेट पुट इनटू यूज। तो कैपिटलाइज तब होना चाहिए 28 को, तब होना चाहिए। मैंने कहा ये प्रैक्टिकल, ये मैं आपको बताता हूँ कितने, उन्होंने कहा था ना 800 एम्प्लॉइज हैं, तो 800 एम्प्लॉइज के लिए 800 लैपटॉप मंगवाए गए थे। अबे सारे एक दिन पे आए क्या, या अलग अलग आए होंगे? मेरा रिस्क यहां चल रहा था, मैं पहले सोच के बैठा हुआ था इन जो लोग आए इनके रिलेटेड कुछ एसेट्स मंगवाए होंगे, या तो इनके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे या तो मंगवाएंगे। तो भाई मंगवाएंगे तो फिर वो कैपिटलाइज अलग अलग दिन पे होने चाहिए ना। पर अगेन यू डू नॉट राइट इट इन एवरी सिचुएशन। अगर कोई ऐसा हालात वाकयात आया तो करना, ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया तो लिख दिया इसको, डिपेंडिंग अपॉन के सिचुएशन क्या है। पहले लॉजिक समझ आती है? दिस इज हाउ आई एनालाइज द सिचुएशन। अच्छा सर जीआरएन फेक बन सकती है? भाई फेक तो सब कुछ हो सकता है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, ऑडिट। इसको पकड़ने का एक और तरीका, ज्यादा शक है आप एक काम करो, जिस वेंडर से लिए उसको कंफर्मेशन भेज दो, तो तू बता कि तूने इसको ये लैपटॉप्स किस दिन पे फराहम किए हैं। अब आप बोलोगे वो दोनों मिल जाएं, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। हमने अपना काम कर लिया, एक बात कह रहा हूं, हमने अपना काम कर लिया तो कोल्यूजन तो हो सकता है, तभी आप कह रहे हैं कि यू आर गिविंग कौन सी एश्योरेंस। अच्छा पर रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए रीजनेबल काम होना चाहिए। रीजनेबल काम तब होता है जब आपकी असेसमेंट रीजनेबल हो, तो रिस्क असेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। चलें अच्छा, अब ये बात सर एक दिन में तो आ सकते हैं ना बल्क परचेज, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा एक दिन में आ सकते हैं, ये कह रहा हूँ कि आ रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, प्रूफ होना चाहिए। अनलाइकली है कि 800 लैपटॉप्स एक साथ आए हों, चलो आए भी हों तो यार फिर ये बात मैच नहीं हो रही ना कि लोग अलग अलग टाइम पे ऑन बोर्ड हुए हैं और उनके लिए लैपटॉप्स एक साथ आ रहे हैं, तो कैपिटलाइजेशन एक दिन पे नहीं समझ आ रही। अच्छा एक और चीज़ है, अगर मैंने तो ऐसी कंपनीज भी देखी हैं जो वो 1500 लैपटॉप मंगवा के अपने वेयरहाउस में रख लेती हैं, सही है रखे हुए हैं, वो इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, कैपिटलाइज कब होंगे, जब इशू होंगे। मैं नहीं मना नहीं कर रहा, होना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ ये जस्टिफाई होना चाहिए उनके रिकॉर्ड से। कैपिटलाइजेशन देखो आना एक बात अलग है और कैपिटलाइज होना, भाई मैं कह रहा हूँ रखो इन्वेंट्री में जब तक इशू नहीं हो रहे, पर कैपिटलाइजेशन डेट सेम कैसे हो सकती है? मतलब दिस इज अलार्मिंग ना कि आप एक ही वक्त पे 800 के 800 लैपटॉप कैपिटलाइज कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि एक साथ इशू हुए हैं। मैं कह रहा हूं आप हाइपोथेटिकली कह लो हो भी सकते हैं, तो वो कौन प्रूफ करेगा? मैनेजमेंट। पर क्या आपका रिस्क गलत है? नहीं, मैं तो एनालाइज कर रहा हूं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जी इन्वेंट्री नहीं बेटा, वो होता है स्टोर इन स्पेस, स्टोर्स में रख देते हो आप, वो करंट एसेट में आता है, वो पीपी डेबिट हो जाता है, वो टेम्परेरी तौर पे होता है। जी तो अभी क्या कर रहा था मैं, सर अभी दे देते हैं ओवरव्यू। मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये कहा कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तू पता है तू सुन नहीं रहा, तेरे दिमाग में एक बात फिक्स हो गई ना, तू वहीं पे मैं इससे पूछूंगा, यही एग्जांपल मैं 3 बार वापस रिपीट की है। मेरे 800 एम्प्लॉइज ऑन बोर्ड हुए हैं, मेरा सैलरी एक्सपेंस नीचे जा रहा है, क्या मतलब है इसका? मतलब सैलरी एक्सपेंस कम हो रहा है, होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं है। प्लॉजिबल रिलेशनशिप का मतलब क्या? डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं कर रही, ये कह रहा हूं। क्लियर है? ओके हाँ जी, और कोई सवाल? क्लैरिटी है? ओके पेरोल के शेड्यूल से आइडेंटिफाई हो सकता है कि रिस्क एम्प्लॉयमेंट वाला। भाई मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैंने अभी क्या कोई पेरोल रिकॉर्ड्स खोल के देखे या हाई लेवल मैंने पेरोल रिकॉर्ड खोल के नहीं देखे, मैं सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहा हूं। सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने, अदर इंफॉर्मेशन मेरे पास घूम के आ रही है, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन से मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि इस अदर इंफॉर्मेशन से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो होते हुए दिख रहा है क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। सिंपल एनालाइज कर रहा हूं। क्लैरिटी है? आगे सुनते हैं। कल के सवाल में जो मैंने दिया था उसके अंदर आपको याद होगा कि हम ये देख रहे थे, चलो उसके भी आते हैं, उससे पहले एक चीज तुम्हारे लिए आसानी तौर पे, सेल्स इंक्रीज हो रही है और तुम्हारा कमीशन एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ कमीशन एक्सपेंस। अच्छा आप क्यों कह रहे हो?
प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं है। जब वो इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज होना चाहिए। पहले बताओ ये बात समझ आती है? देखो सिंपल बात। अब एक और चीज, इसी चीज को मैंने दूसरे तरीके से भी बताया यहां पे, प्लीज सुनना। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अच्छा आप देखो, एक बेवकूफ बच्चा, एक तो ये बात हो गई ना कि सीधा सीधा रिस्क है, सेल्स ऊपर जा रहा है, कमीशन अमाउंट वाइज भी नीचे जा रहा है, वो तो एक रिस्क है। पर मैं कह रहा हूं बाज औकात तुम ये देख रहे होते हो कि सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है, कमीशन भी इंक्रीज हो रहा है। हाँ आप कहते हो रिस्क नहीं है, एज अ परसेंटेज देखना है। क्योंकि पहले मैं कहता था कि अगर 1 रुपए की सेल करोगे तो 5% का कमीशन, तो आज 2 की करोगे तब भी, तो परसेंटेज वाइज शुड बी सेम। इवन इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट की वजह से वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, पर मिनिमम इट शुड बी सेम। इफ इट इज नॉट सेम देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट ऑफ कमीशन एक्सपेंस। तो क्या आप इसको एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स भी देखेंगे? याद रखिएगा। देखो एक तो अपेरेंट रिस्क है, सेल डिक्रीज हो रही है और सेल इंक्रीज हो रही है और आपका कमीशन डिक्रीज हो रहा है, वो तो अपेरेंट रिस्क है, होना नहीं चाहिए। अच्छा फिर अगर हम ये कहें कि ऑल टुगेदर ये बुक में है, यार बुक में बिल्कुल है, बट ये मैं न्यू एग्जांपल्स बना के लाया हूँ, और मैंने जो कल करवाया था सवाल में वो भी एक न्यू एग्जांपल थी। तो जो बुक में, मैंने हमेशा कहा आपको कि आप जो नोटिंग कर रहे होते हैं ना बुक के ऊपर कीजिए, क्योंकि जो उसमें लिखा हुआ है वो तो है ही है, जो नहीं लिखा हुआ वो ये रहा। तो आप जब रिवाइज करेंगे या रिविजन करेंगे तो मैं समरी तो वैसे ही दे दूंगा, बट आपके पास एक जगह होना चाहिए। इफ यू आर राइटिंग इट इन जनरल तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा एक सवाल आ गया, अवेलेबल फॉर यूज तो हो गया ना लैपटॉप, फिर कैपिटलाइज करेंगे। देखो अवेलेबल फॉर यूज होना और इंटेंडेड इन अ कंडीशन अलग अलग बात है। इंटेंडेड भी तो लिखा हुआ होता है ना वर्ड। तो भाई अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक स्टॉक मंगवा के रख लिया है, तो उसका वेरिएंट ईयर शुरू नहीं हुआ, उसके यूजेज स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो सही है। वो यूजेज जब स्टार्ट होगा जब मैं उसको इशू करूंगा, उस पॉइंट से डेप्रिसिएशन होगी। अभी तुम्हें पता है? नहीं तुम्हें पता है, सवाल में बताया हुआ है, मैंने बताया है। तो अभी जब अभी ये बोल रहा न्यू टेक्नोलॉजी हर रोज आ रही है। अबे एक दिन हुआ है लैपटॉप को आए हुए, कौन सा इंपेयरमेंट, कौन सी लाइफ? अबे तो 5 महीने से पड़ा हुआ है, वो अलग रिस्क है ना। देखो फजूल बात सुनो कि सर 5 महीने तक पड़ा हुआ है, अबे तो वो तो तू अलग रिस्क देखेगा ना जब तू एजिंग देखेगा उसकी, कि भाई इतने टाइम से मौजूद है और ये अब तक इशू नहीं हुआ, तो इतने टाइम से मौजूद है अब तक इशू नहीं हुआ, वो अलग रिस्क है, वो तो अलग सिखाया है। भाई क्या एजिंग पे काम करना नहीं सिखाया? तो जब एजिंग वाली बात की है वो तो वहां पे होगा ना। तुम सारी चीजों को एक जगह नहीं दे सकते ना। देखो एक तो अभी मंगवाना है, वो रखना है, फिर इशू होना है, डिलेट कैपिटल, सारे अलग अलग मसले हैं। हर मसला अपनी जगह पे पिक होगा अगर एजिंग आउट है। अगर एजिंग में बहुत ज्यादा फर्क है कि आप कह रहे हो भाई 6-7 महीने हुए इशू नहीं हुआ, देयर इज अ लाइवलीहुड खराब हो, तो आप जाके इंस्पेक्ट करोगे उसकी कंडीशन, तो भाई लॉस बुक कराओगे, इंपेयरमेंट आएगी वो तब आएगी ना। आप हर फैक्टर को एक जगह नहीं चिपका सकते। क्लियर है? डिपेंडिंग अपॉन, मतलब यही यूजुअली यही होता है ना कि देखो हम इसको रखते हैं स्पेयर्स में, स्पेयर में मेरे स्पेयर्स पड़े हुए, तो जब मैं इशू करूंगा तब वो कर दूंगा। और ये प्रैक्टिस भी है मार्केट की। कैपिटलाइज एसेट के दाम पे ही होगा ना, पर डेप्रिशिएट नहीं हो रहा होगा। डेप्रिसिएशन कब शुरू होगी? जब शुरू हो जाएगा। यूजुअली मैं तुम्हें बताऊं होता क्या है, प्रैक्टिस क्या होती है, सुनना। या तो आप स्पेस में रख लो, जो कि फिर होता है ये कि करंट में आ जाता है, तो लोगों ने इस पर एतराज किया है, हम लोगों ने, यानी ऑडिट तो नहीं एतराज किया, करंट एसेट तो नहीं है ये, क्या है ये? तो हुआ क्या, इसको फिर प्रैक्टिस बना दी गई मार्केट की कि इसको वर्क इन प्रोग्रेस में रख दिया गया। अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस में क्यों डाल दिया? ताकि डेप्रिशिएट ना हो। तो प्रैक्टिस ये बन गई कि आप अगर एक एक्स्ट्रा लैपटॉप मंगवा के रखते हो अपने पास, तो आप वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दो टिल द टाइम वो इशू यानी कैपिटलाइज ना हो जाए। तो जैसे पीपी बन रहा होता है, वो कंप्लीट होता है तो कैपिटलाइज हो जाता है, तो ये भी तब तक वहीं पड़ा रहेगा जब तक कैपिटलाइज ना हो। तो फिर आप उसकी WIP की एजिंग भी ले सकते हैं, कि आप बोलेंगे यार मुझे एजिंग दे दो कि कितने ऐसे WIP हैं जो पुराने हैं, क्योंकि अगर पुराना WIP हो वो एसेट कंप्लीट नहीं हो सकता तो वैसे ही इंपेयर्ड है। और अगर ये एसेट्स हैं जो लैपटॉप कंप्लीटेड एसेट्स हैं वो अब तक इशू नहीं हुए, तो उस पर क्या मसला है भाई? इंपेयरमेंट का मसला है। पर वो तब आएगा ना जब ऐसे हालात वाकयात हों। अभी तो हम ये सीख रहे हैं। एक एग्जाम्पल दी मैंने, क्या मैंने एक क्लाइंट पे देखा था जिसके अंदर कैपिटलाइजेशन हो रही थी एक ही दिन पे बहुत सारे एसेट्स की, WIP में कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सबका सब क्या कर दिया पर एक ही दिन पे। दिस इज नॉट मेकिंग सेंस।
तो वो मैं कह रहा हूं ये कैसे पता लगा था, एनालाइज करके, कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैंने क्या किया, एनालाइज किया। तो वो एनालिसिस आपने थोड़ा सा स्केप्टिकल होकर सोचना होता है कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। एंड अगेन आई कैन नॉट कंबाइन एवरी सिचुएशन ऑन अ सिंगल पेज। आई कैन जस्ट गिव यू एन एग्जांपल टू गिव यू द थॉट प्रोसेस कि सोचने का तरीका क्या होता है। अब जैसे ये कमीशन वाली बात जो मैंने बताई तुम लोगों को सुनना, जब मैंने कमीशन वाली बात तुम्हें बताई, तो कमीशन वाली बात के अंदर तुम मुझे एक बात बताते हो कि वैसे अगर तुम देखो तो आपका सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, कमीशन भी इंक्रीज हो रहा है, पर आप अभी तो कोई रिस्क परसीव नहीं हो रहा। बट मैं अगर परसेंटेज देखूं तो लास्ट ईयर की कितनी आती है, 5% आती है। अच्छा, तो हमने ये किया कि भाई लास्ट ईयर की मैंने लगा दी 5% और करंट ईयर 2.9। तो सर ये तो अंडर स्टेटमेंट का सीधा सीधा रिस्क है ना, ये भी कितनी होनी चाहिए थी। अच्छा, मैनेजमेंट आके कहती है कि भाई हमने अपनी पॉलिसी चेंज की है, हमें ये बाद में रियलाइज हुआ कि कस्टमर हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है, हमें कोई सेल्स एजेंट रखने की नीड नहीं है, तो हम फिर उसको ऑडिट कर लेंगे। दैट्स द रीजन, देयर इज अ रीजन। पर क्या जब तक रीजन नहीं है तब तक रिस्क नहीं है? तो हम वही वेरीफाई कर रहे हैं। रीजन वो देगा वो जो वैलिड होगा, और फिर आपने उसको कोरोबोरेट करना है। कोरोबोरेट का मतलब है दूसरी इंफॉर्मेशन से मैच करना है, क्या वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो वो सारी बातें चल रही हैं अपने हिसाब से। जी भाई, भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या जहाँ लैपटॉप पड़ा हुआ है वहाँ कोई सलाह है? क्या सवाल सुनना है वे सब ने? भाई वो कह रहे हैं 5 महीने लैपटॉप पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं हो रहा, तो भाई कंपनी की प्रैक्टिस है वो एडवांस में मंगवा के रख लेती है, और डेप्रिसिएशन चार्ज तब से करती है जब से, देखो एक बात समझो, मैंने कहा कि अवेलेबल इन अ कंडीशन दैट इज इंटेंडेड बाय द यूजर। मैं कह रहा हूँ वो यूजर ही नहीं है तो दूं किसको? तो वही मौजूद रहेगा जब तक वो इशू। हाँ, इफ यू सी कि भाई मार्केट के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी प्राइसेस सिग्निफिकेंटली हाई है, उसकी प्राइसेस नीचे हो गई। अब आप बोलोगे भाई ये जो आपके लैपटॉप्स पड़े हुए ना, जरा प्लीज पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लो। फिर वो सामने से बोलेगा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से फेयर वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू इन यूज भी होती है। तो फिर वो प्रूफ करेगा कि मैं इससे कैश जनरेट कैसे करूंगा। दैट इज द डिफरेंट थिंग। देखो 5 महीने का लैपटॉप पड़ा हुआ, उस पर इम्पेयरमेंट है या नहीं, वो इंडिकेटर पे बेस करता है। तो वो देखना पड़ेगा ना कोई इंटरनल इंडिकेटर या एक्सटर्नल इंडिकेटर है या नहीं है। पर टिल द टाइम आप कुछ भी नहीं कहते जब तक इंडिकेटर नहीं होता। क्लियर है? अच्छा सर, वो लैपटॉप इन्वेंट्री में आएगा बैलेंस शीट पे? नहीं, अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, पहले इसको हम WIP में रखेंगे और फिर कहाँ फेंक देंगे? PPE में। अच्छा, WIP में रखने का मकसद ये कि करंट एसेट में आना नहीं चाहिए। हाँ सही है, आप उसको डेप्रिशिएट नहीं कर रहे एज एन एक्सेप्शन, तो आप उसको ऊपर ले जाएं, पर WIP में रखेंगे टिल द टाइम वो इशू। और यार मैंने 99% केसेस में देखा है कि वो इशू हो ही जाता है। मंगवा के रखते हैं इसलिए क्योंकि एक साल बल्क डिस्काउंट मिल रहा होता है, आपको एसेट सस्ता मिलता है। जब सस्ता मिलता है तो मंगवा के रख लेते हो। और अगर अगेन बात वही है कि अगर वो पाइलअप होता जा रहा है, वो यूज में नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हो कि इसका किस चीज का रिस्क है? इम्पेयरमेंट का रिस्क है। हो सकता है चोरी हो चुका हो, तो फिर जाके एग्जिस्टेंस भी चेक करते हो उसकी कि क्या वाकई में स्टोर में मौजूद है या नहीं है। तो वो सारे रिस्क तो बाद में आते हैं ना जब आप उसका एजिंग वगैरह की ऑडिट करोगे। अब NRV लॉस PPE की नहीं होती चसी, NRV लॉस PPE की नहीं होती है, दैट्स इट, यहाँ पे फुल स्टॉप। इसके बाद आगे पीछे कोई बात नहीं है। NRV टेस्टिंग किसकी होती है? इन्वेंट्री की। जी जानी, डेट ऑफ इशू 28 दिसंबर दिखा रहे हैं, और तो अभी तुम अभी आए हो, तो मैंने अभी इनको एक एग्जांपल दी थी। वैसे बता देता हूं, मैंने आपको ऑडिट करने का तरीका सिखाया था इसको, ये सवाल को खत्म करने के लिए। मैंने कहा बच्चा बोलेगा अच्छा फिर हम कैसे पिक करेंगे, दैट इज ऑडिट। तो मैंने क्या बोला इनको, मैंने बोला, उसी ने बच्चे ने मुझसे पूछा सर फिर डिटेक्ट कैसे करूं मैं, तो मैंने कहा देयर इज एन ऑडिट अप्रोच, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। तो मैंने कहा कि भाई कैसे करेंगे, तो मैंने कहा भाई जब माल रिसीव होता है तो गुड रिसीव नोट बनता है, गेट पास बनता है, तो आप वो गेट पास देख लें वो कब रिसीव हुआ है। तो क्या वो रिसीट डेट और कैपिटलाइजेशन डेट में फर्क हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 और प्रोसीजर बताता हूं। उस वेंडर को कंफर्मेशन भेजूंगा, बोलूंगा तू बता तूने कब भेजा था माल। एक और प्रोसीजर बताता हूं, एम्प्लॉय को कंफर्मेशन भेज दूंगा, एम्प्लॉय को आपको कब मिला था। सारे प्रोसीजर हो गए। आप कहें भाई सब चोर हैं,
सब मिल गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताओ, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? रिस्क सही पिक किया था, काम भी कर लिया। आज अगर कुछ होता भी है तो आपका कसूर, क्योंकि यू आर गिविंग रीजनेबल एश्योरेंस। पर रीजनेबल एश्योरेंस के लिए काम रीजनेबल होना चाहिए। जी, वीडियो वगैरह किसकी बनाऊं? नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इससे हासिल देखो बात समझे, बात सुने। इन्होंने कहा कि सर मैं वीडियो बना लूं, पर मैं क्यों बना रहा हूं वीडियो? मतलब पठान की वीडियो बना रहा हूं, माल रख रहा है तो ज़्यादा नहीं। मैं सवाल क्या है मेरा, सुने सुने सुने, सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं वीडियो का मकसद बताओ, एविडेंस किस लिए लेना चाह रहा हूं, एग्जिस्टेंस के लिए, किस चीज़ के लिए? तो वो वीडियो में थोड़ी ना कैप्चर होगा। तुम उस वक्त थे, तुम ऑडिट करने गए हो 2 जनवरी को, कैपिटलाइजेशन कब हुई है? 28 दिसंबर पे, तुम वहां मौजूद थे। तो वीडियो का फायदा क्या है? वीडियो का फायदा क्या है? नहीं, तो तुम्हें ये पता है वही एसेट्स हैं, उस पर टैग लगा हुआ है, मॉडल वही है। दिस इज नॉट अ रेलेवेंट प्रोसीजर, दिस इज नॉट अ रेलेवेंट एविडेंस। देखो वो अलग तरीके से, मैं इसका सवाल समझ गया। वो मुझे कह रहा है कि सर वीडियो बनाते वक्त तो मैं मौजूद ही नहीं था, वीडियो बनाते वक्त तो मैं मौजूद ही नहीं था। तो हमें तो एविडेंस वो गैदर करना है जो मेरे लिए रेलेवेंट हो। रेलेवेंट क्या हो सकता है? जो मैंने सीधे सीधे बातें बता दी कि भाई गेट पास, उसकी कंफर्मेशन, एम्प्लॉय कंफर्मेशन, भाई जिसने दिया है उससे पूछ लो, जिसने रिसीव किया है उससे पूछ लो, और जो गेट पास बना रहा है वो भी थर्ड बंदा है, उससे पूछ लो। तीनों जगहों से एविडेंस गैदर करने की कोशिश की। अगर तीनों में से कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, रिस्क है, और रिस्क तो था ही था, हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये 2 नंबरी हुई हुई है। क्लियर है? तो आपने प्रोसीजर अपने पूरे करने, पर पहले प्रोसीजर तब कर पाओगे ना जब ये रिस्क आइडेंटिफाई होता। अब एक बच्चा है जो कि सिर्फ ये देख के आ गया, प्लीज सुनिएगा, एक बच्चा है जो सिर्फ ये देख के आ गया कि यार सही है यार, कैपिटलाइजेशन हुई है, मैंने कैपिटलाइज होते हुए देख लिया। अबे क्या वो डेट सही है भी? पर यू डोंट नीड टू राइट इट इन एवरी सिचुएशन। मैं अगेन बता रहा हूं, ये सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिकल इंसाइट्स देता हूं जो मैंने अभी देखा है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं हर सवाल में चिपका दो, क्योंकि हो सकता है वहां पे ये रिस्क ना हो। तो जिस जगह होगा वहां की बात होगी। क्लैरिटी है? सर वो इस चीज़ की कैसी वेरिफिकेशन हो सकती है कि मतलब यूजेज जो है लैपटॉप में जो शुरू हो रही है वो उस तारीख से ही हो रही है जिसको गेम कर रहा है? ये कैसी बात है भाई? सवाल यह है कि सर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पता लगेगा कि वही डेट है जिस दिन से यूज़ करना शुरू हुआ है? मैं तो पूछ तो रहा हूँ एम्प्लॉय से, तो और क्या करेगा? उसके साथ घूमेगा? यानी मतलब फॉर एग्जाम्पल ये तो ये बात हो गई, एम्प्लॉय जा रहा है, तुमने बोला कहाँ जा रहे हो, उसने बोला बैठ पीछे, तुम्हें ले गया, तुम बोला क्यों बैठे हो मेरे साथ? बोलो मैं आपको देखना चाहता हूँ लैपटॉप चलाते हुए। और क्या देखना चाहता है भाई? लैपटॉप उसको दे रहा तो मकसद क्या है? चलाएगा ना वो। ये कैसा सवाल है? मतलब मेरे को समझ नहीं आई ये वाली बात। ये बोल रहा है ये सबूत कैसे मिलेगा? एक मिनट सुने, सवाल सुने। नहीं, आप ये बताओ ना, आपका सवाल क्या है? तो यही तो मेरा रिस्क है। अब तो चर्सी इसी को तो बता रहा हूं मैं इतनी देर से। और क्या भाई, कितने तरीकों से एविडेंस लिए? पहला गेट पास, दूसरा, तीसरा एम्प्लॉय। तो हम कह रहे हैं एम्प्लॉय से जब खुद पूछ लिया कि भाई तू बता दे तुझे कब मिला है, तो वो ये बोल रहा है 28 दिसंबर, तो कहानी खत्म हो गई, दैट्स इट। अगेन वो झूठ बोले तो हम कह रहे हैं हम कौन सी एश्योरेंस दे रहे हैं? अभी तुम्हारा इंशाल्लाह निकाह होगा ना, कुछ चीजें तुमसे बोली जाएंगी, वो झूठ भी हो सकती हैं, पर यू कैन ओनली ऑब्टेन। अब आपको इसको समझने में लगेंगे 2 दिन। जी पहले 1 मिनट सुन। हाँ भाई क्लियर है? देखो आप पूछ ही सकते हो ना कि ऐसा कुछ है तो नहीं, सही है? आप बोलोगे कि भाई आप नहीं, आप पूछोगे ना, सुनो, आप क्या पूछोगे? आप बोलेंगे भाई आपने क्वालिफिकेशन की है, वो बोलेंगी हाँ क्वालिफिकेशन की हुई। आप बोलेंगे चीटिंग से तो नहीं की, आप बोलेंगे नहीं की। तो क्या आप मुझे बताएं इस पे, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, सही है? इस पे यही बात है ना कि जो कह रही हैं आप यकीन कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं
वो यकीन कर रही है दिस इज ओनली या, अब कुछ भी हो सकता है, सही है। तो आप प्लीज इस बात को समझें कि यार ऑडिट भी यही है, आप मतलब हर एक एविडेंस को आप देखो, दो तरीके की एश्योरेंस, एक एब्सोल्यूट, एक वी आर हियर टॉकिंग अबाउट, दैट्स इट जी। अबे एक तो तू पिंक कलर का शलवार कमीज पहन के आया है, मेरी बात सुन इधर, बात सुन इधर प्लीज, सवाल तूने है, अब मेरे एलजीबीटी बात सुन इधर, मैं ये कह रहा हूँ प्लीज भाई, जिंदगी निकल गई ये समझाते समझाते भाई, कोई खुदा के वास्ते उसको बताओ रिस्क किस चीज का है, रिस्क किस चीज का, जल्दी बताओ, वेरी सीरियस, इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ पीपीई का, और वही ना, अगर इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन है, गलत डेट पे है, तो डेप्रिसिएशन भी गलत होगा। ये बात कह रहे थे, कौन सी चरस लगाई है, कौन सी सुल्फी है, एक आधे घंटे से सिर्फ ये बताया जा रहा हूं कि गलत कैपिटलाइजेशन गलत, फिर बोल रहे हैं किस चीज का है, तो ये क्या सारे पागल हैं जो सवाल कर रहे हैं भाई, फोकस के साथ, या तो इधर आके बैठ, सही है, प्लीज इधर, अच्छा आ जा इधर, बस इनके घर नहीं जाना, यहाँ बैठ गया, जो बोल रहे ना आ जाओ, ये लोग ऐसे ही कोई याद होता ना, आ जाओ अंदर आ जाओ, बैठ गया, अबे बैठ रहा, तुम मेरे से मजाक करो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो, इधर, सही है जानू, इधर बैठ गया आप, चलना छोड़ना जानी यार, अभी अपन भाई है ना अपन यार, क्या हुआ, अबे खैर हो गई यार, चल इसको 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 हक कर ले, हक कर ले, हाथ मिलाओ यार, प्यार कर ले यार, हाथ मिला ले जल्दी, ऐसे ये प्लीज, चलो ओके, जल्दी हो यार, इधर पूरे बंदे बुलाने गया वो, इधर अच्छा इधर प्लीज सुनो, बोलने क्या चल रहा है यार भाई, आपस में थोड़ा सा वो, इधर प्लीज सुनो, अच्छा इधर देखो प्लीज, इधर, अच्छा भाई अब प्लीज सुनना, हमने एक सवाल ऐसा भी किया था जिसमें हमने ऑल टुगेदर ये सीखा था कि आपको याद होगा कि प्राइसेस आपकी XYZ% से इंक्रीज हो रही थी, तो आपने क्या किया था, पिछले साल के रेवेन्यू को मल्टीप्लाई किया था और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली थी, तो ये भी तो एक तरीके से आपका एनालिसिस था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के, कौन सी वैल्यू, अभी देखो सारे चौसी कह रहे हैं नॉन फाइनेंशियल, अबे नॉन फाइनेंशियल यहाँ कुछ नहीं है, फाइनेंशियल को फाइनेंशियल से कंपेयर कर रहा हूं, यानी यूं कह रहे हो एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक्सपेक्टेड से कंपेयर कर रहा हूं। अच्छा मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई थी प्राइस इंक्रीज के बाद, और जो आ रही थी वो उससे भी, तो हम कह रहे थे भाई क्वांटिटी तो कम होनी चाहिए, तो बाकी इंक्रीज जो दिख रहा था वो किसका था, क्वांटिटी इंक्रीज का, तो क्वांटिटी इंक्रीज का जो इंक्रीज था वो होना नहीं चाहिए, तो हम तो बात उसकी कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए ऑनलाइन मतलब प्लीज बताओ, बात समझिए, ये सवाल में था, ये तुम लोगों ने हाईलाइट भी किया था, तो उसी पे मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे ताकि अब कवर हो जाए। इधर सेल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग बट कैश, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम्हें बात समझ आ गई तो मैं बोलूंगा कैश फ्लो तुमने सही से पढ़ा, तुमने पहला नहीं है उसको, प्लीज सुनना। इधर एक मिनट रुकिएगा, हेलो क्या बनाएंगे माँ, भेज दें, चलें सही है ओके, हाँ ऑफिस भेजिएगा, ओके। अच्छा जानी जल्दी बताओ, इधर प्लीज फोकस, इधर। अच्छा वैसे ये समझाते एक बात भाई, देखो वैसे मैं ना बड़ा वो होता था कि क्लास में ना मैं कॉल नहीं उठाता था किसी की, वाकई मैं कहता हूँ कि अभी जब घर से कॉल है ना लाजमी उठाया करो, रीज़न बीइंग कि अभी उस दिन मैं याद है मैंने FIR2 कैंसिल की थी, मेरी अम्मी का BP हाई हो गया था, मैं फ़ौरन भागा, तो भाई ये मैंने सीख ले ली उसी एक कॉल से कि मैं टाइम पे नहीं जाता ना तो मसला होता, तो ये प्लीज़ हाँ ये लाजमी, घर से कॉल आया जितना इंपॉर्टेंट काम हो सारे साइड में, सही ना, पहले कॉल उठानी है, मतलब ये ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा बड़ा भाई, ऐसा मेंटोर, ये याद लाजमी करना, कुछ भी हो जाए, मतलब मैंने ये बोला ये सीखा मैंने चीज़, मैं फ़ौरन भागा था ना उससे, मैंने कहा भाई बस ख़त्म, जाना है तो जाना है, तो ये बड़ी अहम बात होती है। अभी खैर अम्मी की बात से याद आया ना, वो बेचारी खाना बना के भेज रही है मेरे को, तो माँ जैसा ख्याल कौन ही रखता है, कोई नहीं रख सकता। इधर अगर आप किसी और को छोटी अम्मी कहते हो वो अलग बात है, इधर चलें। अच्छा प्लीज़ इधर फोकस। अच्छा अब समझते हैं, आपको मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे दी
और आप देख रहे हैं सेल्स जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, सालों साल इंक्रीज होती है। मैं कोई और रिस्क की अभी बात नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं सुनना मेरी बात कि सेल इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, और आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेगेटिव होता जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनिएगा, प्लीज प्लीज सुनना। मैं एक चीज इंपैक्ट बताना चाह रहा हूं, फोकस होके। कितने बच्चों को ये याद है इंक्रीज इन रिसीवेबल लेस हो जाता है? मैं तो पढ़ा था, बड़ा डिटेल में ये चीज सुनना। मैंने कहा इंक्रीज इन रिसीवेबल लेस हो जाता है। अच्छा, इसलिए लेस हो जाता है ना क्योंकि वो सेल हो जाती है बट पैसे रिसीव नहीं हुए होते। तो इफ योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज कंटिन्यूसली नेगेटिव, this means that your receivable has been piled up, and there can also be a risk your inventory can be piled up, क्योंकि इन्वेंट्री का इंक्रीज भी क्या होता है, आप खरीदे जा रहे हो बिक नहीं रही, खरीदे जा रहे हो बिक नहीं रही। तो पहले बता दो क्या ये इररिकवरेबल ऑफ रिसीवेबल का रिस्क आता है? तो यार देखो, ये ख्याल रखना वो इस औकात पे भी आएगा कि वो देखो, ये एनालाइज कर रहा हूं ना, एनालिसिस है, मुझे लॉजिक आनी चाहिए कि यार अगर मेरी सेल्स इंक्रीज हुए जा रही है तो वो भाई क्या कंपनी है, वो भाई कैश तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पैसे रिसीवेबल में फंसे जा रहे हैं। यू कीप ऑन सेलिंग, यू कीप ऑन डिक्रीजिंग, यू कीप ऑन सेलिंग, यू कीप ऑन डिक्रीजिंग, माइनस होता रहेगा, हर साल माइनस होता रहेगा, तो भाई ये तो पैसे फंसे जा रहे हैं। अच्छा, क्या रिसीवेबल का रिस्क आपके डेज से नहीं निकला था? निकला था ना। एक कस्टमर बैंक करप्ट हो गया था, उससे नहीं निकला था? एजिंग में पुराने आ रहे नहीं था उसमें, भाई वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। एजिंग को इंस्पेक्ट किया था, वहां से पता लगा। डेटर डेज निकाले, ये भी तो एनालिसिस थे ना, तो ये भी तो एनालाइज कर रहा हूं। अच्छा, क्या ये फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से कर रहा हूं, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही? वेरी गुड, यही कर रहा हूं। तो ये बात है इसकी, जी जानी ये बात, क्या नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैन लीड टू इंपेयरमेंट? बिल्कुल सही कह रहा है। वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? गोइंग कंसर्न तो जब आप बोलो बाकी हालात भी खराब हैं, यू कैन राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हम क्या कह रहे हैं, तीन चीजें हो गई, रिसीवेबल, इंपेयरमेंट, बिल्कुल सही। देखो अब वही फैक्टर है ना, सोचने का तरीका पिक होना चाहिए। अंडर स्टेटमेंट ऑफ, नहीं अंडर स्टेटमेंट सही कह रहा है वो, अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस तब जो तुम्हें फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऊपर जाते हुए देखे। और ब्रीच ऑफ, देखो अब तुम्हें कैश फ्लो दे दूं मैं, अब तुम्हें कैश फ्लो में ऑपरेशंस के कैश नेगेटिव हो रहे हैं तो इंपेयरमेंट आ गया। नीचे फाइनेंसिंग लोन, डेट लोन इनके बीच, बात समझ आती है? यस। तो अब देखो, अभी ना तुम्हें बोर्ड ऑफ मिनट से पता लगा, कहीं से तुमने सिर्फ एनालाइज किया, और तुम्हें एनालाइज करके कंपनी की समझ आ रही है कि एंटिटी कर क्या रही है, जा किस डायरेक्शन में रही है, क्या कोई रिस्क है या नहीं है। पहले बताओ बात समझ आती है? ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ बात समझ। तभी मैंने कहा था कि आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एनालिसिस। जी, नहीं वो तो देखो रट्टा लगा लिया तूने, वो अलग बात है, पर जो असल इसकी वजह है वो ये है कि रिसीवेबल इंक्रीज होता है तो उसका मतलब सेल बुक हो गई है, उसके पैसे इसलिए हम हटा देते हैं कैश पे पहुंचने के लिए। वो मुझे पता है कि वो यूजुअली ऐसे पढ़ाया जाता है कैश फ्लो, एसेट है इंक्रीज हो रहा है तो ये तो दैट्स योर मिस्टेक ब्रो, बट अभी पर अभी खैर है, मैं बैठा हूँ ना, अभी सही हो जाएगा। पहले तो बात समझ आती है, लॉजिक है ना। एंट्री क्या बनती है सेल्स की? रिसीवेबल डेबिट सेल्स, तो प्रॉफिट में तो आ गया, कैश में माइनस कर दो, ये लॉजिक है उसकी। क्लियर है? अच्छा आप प्लीज फोकस के साथ। अच्छा वो कह रहे हैं, राजा साहब कह रहे हैं कि सर ये इन्वेंट्री का रिस्क कैसे आएगा? भाई मुझे बताओ, जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आपके नेगेटिव होते तो इन्वेंट्री भी तो फंस सकती है ना, क्योंकि इन्वेंट्री कीप ऑन इंक्रीजिंग, आप माइनस करते रहते हो। रीजन ये होता है कि आप इन्वेंट्री खरीदे जा रहे हो, वो बिक तो बिकी नहीं, तो फिर ऐसी बात है उसका इम्पैक्ट कैश में तो आ गया, एक्सपेंस में तो आप माइनस करते रहते हो कि खरीदे जा रहा हूँ, अनलेस के इन्वेंट्री का कुछ अलग से बताया हुआ हो, तो सेल्स तो फेक है ही ना, वो तो अपनी। अच्छा अगर मैं सोने पे सुहागा, ये इस पे तुम बताओ तो मजा आ जाएगा। लिस्टेड कंपनी है, सेल इंक्रीज होती जा रही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी मतलब वो फेक सेल बुक किया जा रहा है, पैसे में रियलाइज। तो फेक सेल बुक करने का सबसे आसान तरीका है ना रिसीवेबल डेबिट, फेक इनवॉइसेस। तो वो रिसीवेबल बढ़ाया जा रहा है, पैसा आते हुए, तो हमने यहां से पिक कर लिया।
तो क्या ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का भी रिस्क है? अब देखो, यू आर इन अ पोजीशन, आपकी कैपेबिलिटी क्या बता पा रहे हो, सोच रहे हो, मैं खाली आपको हिंट दे रहा हूं कि भाई ये देखो, यही तो बात थी। क्या ये थ्योरेटिकल चीजें आ रही हैं पेपर में? नहीं आ रही, इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूं। वहां पे तो सिर्फ ये लिखा हुआ है एनालिटिकल प्रोसीजर। अभी मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूं, मैं भी तुम्हें एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन रीड कराऊंगा, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ हो चुकी है, कुछ और करनी है। तो मैंने ये कहा था, ये तुम बेफिक्र रहो, वेयर एवर आई एम, मैंने इसको ना एक नेक्स्ट लेवल पर आना है। मैं जितनी भी सिचुएशन, यार इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप थिंग्स, मैं लिख के लाता हूँ यहाँ पे चीज़ें, बताता हूँ कि यार क्लाइंट पे क्या हुआ। और यकीन करो, जब किसी बच्चे को जलील करता हूँ ना फॉर्म में, तो काम उसने गलत किया, तो वो मुझे बोलता है साहब लिख क्या रहे हैं, उसको क्या पता मैं सवाल की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो बोलता है आपके साथ ऑडिट करने का सबसे बड़ा खतरनाक मसला क्या है पता है, आप इतना घुस के ऑडिट करते हैं कि आप अपने सवाल के चक्कर में हमारी बजा देते हैं। क्योंकि मुझे होता है ना मसला क्या है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो क्यों चाहिए होता है मुझे, ताकि कहानी डेवलप हो जाए और मैं भूल ना जाऊं। तो वो जो वाकया हुआ है वो लिख देता हूं और फिर उसको सवाल की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। तो दैट्स वेयर इट इज। और एग्जामिनर भी यही करेगा, कोई ना कोई तो सिचुएशन किसी पार्टनर के पास होगी ना, वो देगा, वो उसको रिफाइन करेगा, सवाल में आ जाएगी। तो हम कोशिश ये करते हैं कहीं ना कहीं चीज़ें मैच हो जाएं, और कहीं ना कहीं हर इदारे में चीज़ें सेम टू सेम चल ही रही होती हैं। यही गेम है ऑडिट के पीछे। अच्छा सर, ये मैनेजमेंट बायस क्या होता है, मैंने ऐसी कोई चीज़ बताई है? अभी कोई चीज़ नहीं बताई, ऐसी बात भी नहीं करेंगे हम जी। हम ऑडिट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं सेल अगर फेक बुक हो रही है तो रिकंसाइल करने का तरीका क्या है, दैट इज ऑडिट। वी हैवंट स्टार्टेड ऑडिट, रिस्क असेसमेंट। ऑडिट कैसे करेंगे वो तो अभी भाई सिखाएगा। क्लियर है? अब पूछ। मैं यही कह रहा हूं, आप ऑडिट की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो इसलिए मैं रोक देता हूं, मैं कहता हूं दिमाग पे उतना प्रेशर डालो जितना भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अभी सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि यहाँ ये मसले हो सकते हैं। अभी इसको ऑडिट कैसे करना है, ये फ्रॉड होता तो फ्रॉड को डिटेक्ट कैसे करेंगे, वो भाई का काम है। अभी रुक जाते हैं, जहां बताना होता है वहां बता देता हूं कि थोड़ा सा वो बना रहा है। अभी फ्रॉड रिस्क है तो है, हम देख रहे हैं। आपने खुद बोला ना, लिस्टेड कंपनी है, सेल कीप ऑन इंक्रीजिंग बट कैश फ्लोज आर नॉट कमिंग, तो फिर क्या रिस्क है? और इस पे सोने पे सुहागा का कंपटीशन भी है, तो वैसे ही है और रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ी ना लिखोगे, अब तो मैं कह रहा हूँ और भी ज्यादा रिस्क हो गया। भाई सिंपल बोलोगे रिस्क है कि सेल कीप ऑन इंक्रीजिंग इवन तो द कॉम्पिटिटर हैज अराइव्ड, देयर इज अ रिस्क ऑफ। वजह बताई, इम्पैक्ट बता दिया, वजह बताई, इम्पैक्ट बता दिया। पहले बताओ बात समझ आती है? कैश फ्लो वाला मामला क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ, कैश फ्लो वाला मामला क्लियर है जल्दी से? ओके आगे, नंबर ऑफ साइट्स इंक्रीजिंग एंड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। देखो ये भी नया केस, इसको नया एंगल से सोचने का तरीका। पहले तो आपने डिसमेंटलिंग ही मिस कर दिया, अब हम कह रहे हैं डिसमेंटलिंग पिक कर लिया। बट आपको पता लगा, मैं टेलीकॉम में जाके पूछ रहा हूं और मैं उसको बोल रहा हूं यार इज देयर एनी साइट। अच्छा वैसे मैं बताता हूं हुआ क्या था, असल कहानी सुन लो, क्योंकि शॉर्टकट में बताऊंगा मजा नहीं आएगा। मैंने बोला तुम्हारा रेवेन्यू इंक्रीज हो गया टेलीकॉम में, तो उसने कहा हाँ यार हमने न्यू साइट्स इंट्रोड्यूस किए। न्यू साइट्स मतलब जहां पे सिग्नल्स नहीं थे, तो ऐसी बात है वहां पे नेटवर्क आ गया। नेटवर्क आ गया तो वहां पे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। एग्रीड है? क्योंकि पहले वहां पे कॉल नहीं लग सकती थी, अब लग सकती है, तो रेवेन्यू आएगा। तो मुझे बच्चा कह रहा है सर जवाब तो उसने सही दिया, ऐसे ही देख के, सर रिस्क नहीं है। मैंने कहा एक मिनट, ये जो साइट्स न्यू आई हैं इसकी डिसमेंटलिंग बुक हुई है देख। तो अब मैंने एनालाइज किया, अब मैं देख रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की लायबिलिटी कम हुई है पिछले मुकाबले में, साइट्स बढ़ रही हैं। तो अब देखो कहां रेवेन्यू का पूछने गए थे और कहां पे लिंक कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आपने अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल से कनेक्ट किया कि सही है भाई, उसका इंपैक्ट कोलैबोरेट कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं। अब सुने, मैंने कहा कि भाई मैं रेवेन्यू को पूछने गया तुम्हारा रेवेन्यू क्यों इंक्रीज हुआ, उसने वैसे ही एक बता दिया कि हमने साइट्स लगाई हैं ये एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज में, तो जहाँ पे अब जाहिर सी बात है लोगों का जाना हो गया, वहाँ पे रेवेन्यू आने लग गया है। आप चाहें तो बोला उस एरिया के स्पेसिफिक रेवेन्यू देख लो, आपको दिख जाएगा, पहले नहीं था अब है। तो बच्चा कह रहा है सर रिस्क तो नहीं है यार, क्या जवाब दिया बंदे ने। मैंने कहा एक मिनट, साइट इंक्रीज हुई है, पहले मैंने देखा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, क्यों, मुझे अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। तो मैंने जैसे ही देखा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, तो वो पिछले साल था कोई 1.4 बिलियन, इस साल आ रहा है 1.1 बिलियन।
डिक्रीज हो गया? नहीं, मुझे तो लगता है डिक्रीज होना चाहिए था, या आपकी एक्सपेक्टेशन में इंक्रीज होना चाहिए था। तो आप मुझे एक बात बताते हैं कि क्या यहाँ पे अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है? पहले था कि बुक ही नहीं की हुई होगी, अब है, तो वजह अलग है ना। तो पहले तो भाई साहब माशाल्लाह पता ही नहीं था कि डिसमेंटलिंग होनी भी चाहिए, अब कह रहे हैं पता है तो सही भी है, तो वो देख रहे हैं। रेंट एक्सपेंस, हाँ, तो इसको वहां से भी कनेक्ट करो कि अगर मैंने नई साइट्स ली हैं रेंट पे तो उसका रेंट एक्सपेंस से भी ताल्लुक है। तो अब देखो एक जगह का इंपैक्ट दो तीन जगहों पे आ रहा है। दिस इज हाउ यू थिंक इन एग्जामिनेशन इन रियल लाइफ। ये सोचने का तरीका दे रहा हूं। तो आपको यार, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी सिचुएशन आ जाएगी यार, तो कोई भी सिचुएशन आएगी तुम्हें सोचने का तरीका तब होगा जब तुम समझोगे कि इरादा कर क्या रहा है, इसका इंपैक्ट कहां कहां आ सकता है। तो पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है क्लैरिटी के साथ? आओ जी, बिफोर वी गो टूवर्ड्स एनी क्वेश्चन, यह है आपका पूरा एनालिटिकल का चैप्टर जो मैंने इस तरीके से ब्रेक किया है। अब सुनना फोकस के साथ। मैंने कहा कि भाई यहां पे ऑब्जेक्टिव ये टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव। अच्छा, मैंने कहा एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं क्या? मैं मतलब आई विश कि आपको ये पहली बारी में पढ़ के समझ आए, पर मैं बहुत स्लोली और तमीज से रीड करूंगा एक एक चीज के साथ, ताकि आप मुझे बता पाओ। सही है? ऑनलाइन में तो क्लियर है, जल्दी बताओ, ताकि हम ऑल टुगेदर यहां से इसको कनेक्ट करेंगे डेफिनेशन से। आ जाओ जी इधर। अब मैंने कहा एनालिटिकल प्रोसीजर है क्या, उसकी डेफिनेशन निकली यहां से। मैंने उसको ब्रेक करने की कोशिश की जितना मैं कर पाया। इधर इवैल्यूएशन ऑफ, यहां तक क्लियर हो? कैसे? एनालिसिस ऑफ, यहां तक क्लियर हो? जहां कंफ्यूजन हो वहां रोक देना है। मैंने कहा था पहले मैं सिखाऊंगा फिर रीड कराऊंगा। इधर अच्छा, वापस से इवैल्यूएशन ऑफ थ्रू एनालिसिस ऑफ किन चीजों में? बात समझ आती है? अब मैं पहले आता डेफिनेशन बोलता, पता नहीं क्या बोल रहा है कि भाई यहां से वो ये, पहले आप समझ लें और फिर इसको देख लें कि इसका मतलब क्या है, कहां से ड्राइव हुआ है। मैंने आपको अप्लाई करना सिखा दिया, डेफिनेशन ये रही, आ जाए तो लिख देना। क्लियर है? अच्छा, पर वो कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप साथ साथ एक और चीज भी है, सच इन्वेस्टिगेशंस ऑफ, ये थोड़ा टेक्निकल है, बोला एंड इसके अंदर इंक्वायरीज भी आती हैं, इन्वेस्टिगेशन भी आती है। किस चीज की? फ्लक्चुएशंस की। और अच्छा, कौन सी फ्लक्चुएशन और रिलेशनशिप जो कि इनकंसिस्टेंट हैं? अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल देगा? अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से इनकंसिस्टेंट कैसे होता है? साइट बढ़ रही है, प्रोविजन कम हो रहा है, एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस, सेल्स बढ़ गई, कमीशन, तो यही तो था। यस, अब ये देखो, दैट डिफर फ्रॉम बाया, ये क्या था? और परसेंटेज लगा के देखिए वो आंसर नहीं बन रहा। पहले बताओ, बात समझ आती है? ये है। अच्छा, प्लॉजिबल रिलेशनशिप का मतलब है ऐसे रिलेशनशिप जो कि मैच होने चाहिए और मैच नहीं हो रहे। अगर पीपी इंक्रीज हो रहा है, डेप्रिसिएशन भी, दिस इज अ प्लॉजिबल रिलेशनशिप, मैचिंग रिलेशनशिप। इफ दिस इज कॉन्ट्ररी तो आप रिस्क है। अच्छा, वापस से पढ़ लेते हैं इसको जरा एक बार तसल्ली के लिए। यस, इधर इवैल्यूएशन ऑफ कैसे? भाई वो बोल रहे, अगर मैं सिर्फ ये लिख देता इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो हर कोई बंदा अपनी अपनी तिगड़म लगाता। उसने बोला कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो, कैसे? प्लॉजिबल रिलेशनशिप देखो। अच्छा, किस चीज में? फाइनेंशियल, और ये सिखा दिया। और फिर बोल रहे उन चीजों की, यानी उन फ्लक्चुएशंस की या उन रिलेशनशिप्स की इन्वेस्टिगेशन करो जो कि इनकंसिस्टेंट हैं अदर इंफॉर्मेशन से और इनकंसिस्टेंट है एक्सपेक्टेड वैल्यूज से। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है, एक एक करके एग्जांपल देता हूं। आपको याद है हमने एक सवाल किया था, इसमें हमने सेल प्राइस 15% से बढ़ रही थी, तो हमने 15% लगाया था, आंसर वही आना चाहिए, अज्यूमिंग क्वांटिटी नहीं आई थी। यस, तो वही तो कह रहा है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, सेम होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, ये बात समझ आई? एक्सपेक्टेड वैल्यूज,
अगर मेरा 3% का कमीशन पहले था, इस साल भी कितना होना चाहिए? एक्सपेक्टेड वैल्यू से हट गया, इन्वेस्टिगेट करो, यही तो रिस्क है। एक और चीज सुनो, एक और मजे की चीज है इसके अंदर सुनना। हम ये कह रहे हैं आपको एक डेटा दिया हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ फोकस होके, आपको एक डेटा दिया हुआ है सवाल के अंदर, जिसमें आपको ये बताया कि कंपनी ने लोन लिया है, ये तुम लोगों ने करना है, आगे सवाल में होगा। कंपनी ने लोन लिया हुआ है और कंपनी क्वार्टरली सूद पे करती है और प्रिंसिपल पे किए जा रही है, तो क्या आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे? तो डेटा दिया हुआ तो निकालेंगे। अच्छा, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के मैच करोगे कि फाइनेंशियल में आ क्या रहा है? तो वो बोले ना दैट डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, उसकी क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा कि इट सीम्स कि इसने ये बुक नहीं किया, इट सीम्स कि ये बुक होना चाहिए था। तो वो कब होगा? जब आपको इतना डेटा अवेलेबल हो। तो जब मैं आपको डेटा देता हूं, आप करते तो अप्लाई उसको, 15% अप्लाई किया, इंक्रीज करके देखा, फिर आपने बोला भाई क्वांटिटी इंक्रीज भी होना चाहिए था, वो तो नहीं है, तो रेवेन्यू ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है, वो सारी चीजें। तो पहले बताओ क्या इसकी डेफिनेशन भेजे में बैठती है? अच्छा, वो कह रहे हैं सैयद मोहम्मद अली दैट आर इनकंसिस्टेंट विद अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। समझ नहीं आई भाई? अभी तो मैंने बताया कि आपके पास नंबर ऑफ साइट्स इंक्रीज हो रही हैं और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, तो क्या दिस इज कंसिस्टेंट विद अदर इंफॉर्मेशन या इनकंसिस्टेंट? ये बात है। पहले बता दो सैयद मोहम्मद अली नवी वाला, जल्दी बता भाई, बात क्लियर है, जल्दी से जानी प्लीज, लिख। 5वीं बार बता दो, ये तो मैंने शुरुआत यहां से की है, मैंने शुरुआत यहां से की थी, तो पहले बता दो जानी जल्दी से सारे बच्चों, क्या आप लोगों को एनालिटिकल प्रोसीजर्स की डेफिनेशन समझ आती है? और क्या हमने वो एक एक वर्ड बाय वर्ड अपनी एग्जाम्पल से कवर किया है? और मैंने सिर्फ आपको अप्लाई करना सिखा दिया। आप वो रंग और नस्ल के जो भी सिचुएशन आती है, तुम्हें इससे अवेयर रहना है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं दूसरे से क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो, लिंक हो, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफर कर रही हो। ये सब तब हो पाएगा जब आपके पास बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज होगी। क्लैरिटी है? अच्छा, तो इसी खुशी में मैं आपको एक सवाल दूंगा होमवर्क के तौर पे, कितने नंबर का है? 8 मार्क्स का, तो पास पेपर है। तो आप प्लीज इसको करके आइएगा ताकि हम इसको चेक भी करेंगे, तो देखते हैं कि आप इसमें से कितने रिस्क निकाल पाते हैं। एंड मैं आपको ये श्योरिटी से कहता हूं कि आप सारे रिस्क निकाल पाएंगे। चलें जी, गुड लक, अभी सेंड करता हूं जी।